हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चालू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 9। उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस सारे लेक्चर आपको समझ में आए। तो आज हम लोग इस लेक्चर में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसको हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होती है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होती है ये रिवर्सिबल भी होती है। इट मे बी रिवर्सिबल और इट मे बी इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल कब होती है, इरिवर्सिबल कब होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। रिवर्सिबल प्रोसेस तब होती है जब वो फ्रिक्शनलेस, जब उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तभी एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एंट्रोपी को डिनोट करते हैं दोस्तों एस। एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर प्रोसेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, और प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो वहां पे एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट। दूसरी बात कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में भी इरिवर्सिबल भी हो सकती है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन होगा तो वहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होगी। एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होगी। एंट्रोपी इज नॉट कांस्टेंट। एंट्रोपी इज नॉट कांस्टेंट। तो यह आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है, लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। राइट नाउ अब आगे बढ़ेंगे कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में नाइदर हीट एडेड नॉर हीट रिजेक्टेड। इसका मतलब हीट ट्रांसफर क्या रहता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में, जीरो रहता है। क्या रहता है, जीरो रहता है। क्या रहता है, जीरो रहता है। तो इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नाइदर हीट इज एडेड नॉर हीट रिजेक्टेड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर मेरा क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, हीट जीरो होता है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में कोई भी हीट ऐड नहीं होती, ना ही कोई हीट रिजेक्ट होती है। तो इसीलिए हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो होगा। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का हम लोग पीवीटीएस डायग्राम देखेंगे। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में बेटा एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। अब एंट्रोपी का कांस्टेंट होना, तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, हमारे पास रिलेशन है ना। अब इसमें तो एंट्रोपी नाम का कोई चीज है ही नहीं जिसको मैं कांस्टेंट बनाऊं। ये तो दो चीजें हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन एंट्रोपी नाम का ऐसा कोई चीज ही नहीं है। लेकिन हमें पता है कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ द एंट्रोपी इज कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर आल्सो कांस्टेंट, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर को भी मैं क्या ले सकता हूं, कांस्टेंट ले सकता हूं। तो पीवी इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, सी मिला। तो रिलेशन क्या मिलेगा, P is inversely proportional to volume. If the pressure increases then the volume decreases, and if the volume increases then the pressure decreases. चलिए अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले PVTS डायग्राम बनाएंगे। नाउ PV एंड TS, भाई अच्छे से ध्यान से देखो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी। तो अब हमें पता है, इनके रूल्स पता है कि जो कांस्टेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। कौन कांस्टेंट है हमारे प्रोसेस में, कौन कांस्टेंट है वो देखिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट लिया ताकि हमें क्या निकालना था, रिलेशन निकालना था। लेकिन हमारे एक्चुअल प्रोसेस में कौन कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। इसलिए एंट्रोपी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। एंट्रोपी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ 1 से 2। अब इसको लिखा कैसे जाता है,
इसको लिखते हैं हम लोग पीवी रेज टू गैमा इक्वल टू सी। अब ये सर गैमा कहाँ से आया? तो गैमा क्या होता है? गैमा इज नथिंग बट आइसेंट्रोपिक इंडेक्स। क्या होता है? आइसेंट्रोपिक इंडेक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है कितनी? 1.4। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गैमा इज नथिंग बट आइसेंट्रोपिक इंडेक्स, राइट। अब यहां पर स्ट्रेट लाइन आई तो यहां पर क्या आएगा? कर्व आएगा। हमने देखा है सारे प्रोसेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हमारा जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कर्व जो रहता है वो ऊपर से कहाँ आता है? नीचे। दिस इज प्रोसेस 1, दिस इज प्रोसेस 2। टक 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 टक, पीवी रेज टू गैमा इज इक्वल टू सी। समझ में है भाई? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चीजों की तरफ, जिसका नाम है पीवीटी रिलेशन। क्या नाम है भाई? पीवीटी रिलेशन। सेकेंड चीज हम लोग यही निकालते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिथम, पीवीटी रिलेशन। अब पीवीटी रिलेशन अगर निकालना है तो पीवीटी रिलेशन में हम कैसे निकालेंगे? रिलेशन हमें हमारे पास है पीवी, अब लेकिन लिखते कैसे हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए? P1 V1 टू द पावर गैमा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गैमा इक्वल टू C। दैट इज नथिंग बट, और वी कैन राइट लाइक दिस, PV रेज टू गैमा इज इक्वल टू C, राइट। दूसरा और एक रिलेशन है जो हम यहां पर लिखते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड। ये बहुत काम की चीजें हमारे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में ये हमारे पास आना ही चाहिए। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए पीवीटी रिलेशन लिखा जाता है T2/T1 इक्वल टू P2/P1 टू द पावर गैमा माइनस 1/गैमा इक्वल टू V1/V2 टू द पावर गैमा माइनस 1। दिस इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये रिलेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वर्क डन बाय गैस। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो तीसरी चीज है हमारे पास वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस, तो वर्क डन बाय गैस इज डिनोटेड बाय DW। दोस्तों मैं आपको कह दूं कि आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, ठीक है। तो DW इक्वल टू P इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 क्या है बेटा? DV है। P इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 DV। बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? PV रेज टू गैमा इक्वल टू क्या है हमारे पास? C। तो PV रेज टू गैमा इक्वल टू क्या है? C है। तो P के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? P इक्वल टू C/V टू द पावर गैमा। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि ये हम लोगों को प्रूव डेट करने के लिए आता है, राइट। सो DW इक्वल टू क्या आ जाएगा? P के जगह में क्या लिखूंगा? C/V टू द पावर गैमा इंटीग्रल ऑफ 1 to 2, ये आ गया मेरा DV, राइट। तो आगे बढ़ेंगे। C को मैं बाहर रखता हूं, V टू द पावर गैमा को अंदर ले जाता हूं, 1 to 2 dV/V टू द पावर गैमा, dV/V टू द पावर गैमा। अब dV/V टू द पावर गैमा को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? तो देखिएगा, DW इक्वल टू C इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 V टू द पावर गैमा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? V टू द पावर माइनस गैमा इंटू क्या? DV इंटू DV। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx क्या लिखते हैं भाई? x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये हमारा इंटीग्रेशन का रूल है, बराबर है। उसी रूल को यहां पर अप्लाई करना है, राइट। तो यहां पर मेरा n क्या है? माइनस गैमा, उसको क्या ऐड करना है? +1। तो DW इक्वल टू C इंटू, लिमिट को छोड़ेंगे नहीं, V टू द पावर माइनस गैमा +1 बाय माइनस गैमा +1, और लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 से लेकर 2 तक। क्लियर? क्लियर दोस्तों? सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो DW इक्वल टू क्या आया? C को C लिख दिया, लिमिट अप्लाई कर देता हूं। 2 के लिए पहले लिखेंगे फिर 1 के लिए लिखेंगे। तो V टू द पावर माइनस गैमा +1 बाय माइनस गैमा +1,
फिर माइनस, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट v1 टू द पावर माइनस गैमा प्लस 1 माइनस गैमा प्लस 1। तो ये हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों टर्म में देखिए उनका डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम है। तो dw इक्वल टू सी बाय माइनस गैमा प्लस 1 मैंने बाहर ला लिया, अंदर में केवल क्या बचा, v टू द पावर माइनस गैमा प्लस 1 माइनस v1 टू द पावर माइनस गैमा प्लस 1, राइट, इतना ये बचा। अब हम लोग नेक्स्ट लॉ जानते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस जानते हैं, a टू द पावर m प्लस n को मैं क्या लिख सकता हूं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिख सकता हूं, राइट। इसी लॉ को हमें ऊपर अप्लाई करना है, लॉ ऑफ इंडाइसिस है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, राइट। सो dw क्या हो जाएगा, तो dw इक्वल टू सी बाय माइनस गैमा प्लस 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस गैमा लिख सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको सेपरेट कर देंगे, v टू द पावर माइनस गैमा इंटू लगाना होगा, और v2 टू द पावर 1 माइनस, इसको भी सेपरेट कर देंगे, v1 टू द पावर माइनस गैमा इंटू v1 टू द पावर 1, राइट। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको लिख दिया, राइट दोस्तों। सो dw इक्वल टू सी बाय 1 माइनस गैमा, इसको कैसा लिखेंगे अभी, v टू द पावर माइनस गैमा है तो 1 बाय, या तो फिर v2 टू द पावर 1 मतलब v2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय v टू द पावर माइनस गैमा को नीचे लेकर आऊंगा तो v2 टू द पावर गैमा हो जाएगा, राइट, माइनस यहां पर भी वैसा ही करेंगे, v1 लिखेंगे यहां पर, और v1 टू द पावर गैमा यहां पर आ जाएगा। समझा, अरे समझा नहीं समझा, समझा, सही तरीके से देखोगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा इसको। तो dw इक्वल टू क्या आया, c को मैं अंदर लेकर जाता हूं तो बाहर क्या बचेगा, 1 माइनस गैमा c बाय v2 टू द पावर गैमा इंटू v2 माइनस, ये c दोनों का है, मैं इसकी भी हूं मैं इसकी भी हूं, राइट। तो c बाय v1 टू द पावर गैमा इंटू v1, राइट। बट हम जानते हैं, बट वी नो डैट, क्या पता है भाई, हमें पता है कि P इक्वल टू सी बाई वी टू द पावर गैमा होता है। P इक्वल टू क्या होता है, C बाई वी टू द पावर गैमा होता है। तो C बाई वी का पावर गैमा दिख रहा है मुझे, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के लिए है तो P2 लिख दूंगा डायरेक्ट। तो dw इक्वल टू क्या आया, 1 बाय 1 माइनस गैमा इन ब्रैकेट, ऊपर में क्या आएगा P2, और यहाँ पर क्या है V2 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा C बाई V1 टू द पावर 1 के लिए है तो P1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा V1। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिला, 1 बाई 1 माइनस गैमा P2 V2 माइनस P1 V1। तो इसी को मैं कैसा लिख सकता हूँ, dw इक्वल टू क्या आया, P2 V2 माइनस P1 V1 बाय 1 माइनस गैमा, राइट। और ये तो इक्वेशन चलती ही है मुझे, लेकिन साथ ही साथ और इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं कि दोनों ऊपर में भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस माइनस, अगर ऊपर में माइनस से नीचे में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, माइनस P2 V2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस P1 V1 हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 प्लस गैमा। तो dw इक्वल टू क्या आ गया, P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गैमा -1। तो वर्क डन के लिए हमारे पास ये रिलेशन होता है, दैट इज dw इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गैमा -1, राइट। तो अब हम लोगों ने dw इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गैमा -1 हम लोगों ने निकाल लिया। अब नेक्स्ट टर्म है अपने पास है, फोर्थ टर्म, दैट इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट कैसे करते बेटा, du से। तो du क्या हो जाएगा, du इक्वल टू mCV T2 माइनस T1, mCV
T2 माइनस T1, दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है, लास्ट फॉर्मूला क्या है बेटा, हीट ट्रांसफर के लिए, हीट ट्रांसफर जिसको हम लोग डिनोट करते कैसे, dq से। तो dq इज इक्वल टू क्या है अपने पास, du प्लस dw है, राइट। बट हम जानते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में नाइदर हीट एडेड नॉर हीट रिजेक्ट, इसका मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में कोई भी हीट ट्रांसफर होती ही नहीं है। तो इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर dq का वैल्यू अगर जीरो आ गया तो रिलेशन क्या मिलेगा, जीरो इक्वल टू du प्लस dw, देयरफॉर वी कैन से दैट dw इक्वल टू माइनस du। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिला, हीट ट्रांसफर भी हम लोगों को पता चल गया कि dq अगर जीरो है तो dw की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, माइनस du के बराबर मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसको हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो वहां पर हीट ट्रांसफर क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोसेस के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।